साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। हम इस करंट अफेयर की सीरीज के अंदर मार्च और अप्रैल करंट अफेयर पढ़ चुके हैं। अप्रैल और मार्च का करंट अफेयर हमने पढ़ चुके हैं। आज हम जनवरी का शुरू कर रहे हैं, जनवरी 2024 का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम फरवरी 2024 का करंट अफेयर करेंगे। इस तरह से हमारे 4 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि अप्रैल के बाद मई का करा दूं और उसके बाद जून का करा दूं, लेकिन आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि पहले जनवरी और फरवरी का करा दो, उसके बाद जो है मई का और जून का करंट अफेयर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलो आप लोगों की बात मान लेते हो, जनवरी फरवरी का करंट अफेयर हम कर लेते हैं, तो हमारे 4 महीनों का करंट अफेयर हो जाएगा। एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आने वाले, सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, और बहुत ही शानदार तरीके से जो ये कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ, एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। ठीक है, आप देख लें कि किस तरह से जो है हमें पीडीएफ चाहिए या नोट्स बना रहे हो, वो आप देख लें कि किस तरह से हमें पढ़ना है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, आपका जो काम है पढ़ने का वो आप करिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा जो ये करंट अफेयर की सीरीज है बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ मैंने शुरू करी है, और उद्देश्य यही है सीरीज का कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जाम में प्रश्न आए और आप उनको सॉल्व करो और सिलेक्शन ले सको। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना, ताकि जो है ज़्यादा बच्चों के पास मैसेज पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलें आज का जनवरी का करंट अफेयर करते हैं शुरू, और उसके बाद हम करेंगे फरवरी का। तो जनवरी का करंट अफेयर शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ है। अभी 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ है कंपाला। कंपाला कहाँ है? युगांडा की राजधानी है। युगांडा आपको पता है एक अफ्रीकी देश है। तो ये 19 से 20 फरवरी 2024 को जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। 19वां गुटनिरपेक्ष में जो सदस्य है, जिसको नाम भी कहते हैं हम NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, तो इसके अंदर जो है 120 सदस्य हैं वर्तमान में। 2024 का शिखर सम्मेलन का जो इसका जो थीम रखी गई है वो है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए व्यापक सहयोग। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए व्यापक सहयोग इसकी थीम रखी गई है। तो और 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कंपाला युगांडा में हुआ था। युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, इसमें भारतीय विदेश मंत्री ने भाग लिया है। ठीक है, आगे देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की हम बात करें तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जोसिफ बोर्ज टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति थे नासिर, भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, और घाना के राष्ट्रपति थे नुक्रमा, है ना। तो इन्होंने जो है सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। तो वहां से इस सम्मेलन की शुरुआत की है, इस आंदोलन की शुरुआत करी है। तो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपके बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड, तो वहां पे पहला सम्मेलन हुआ था। और 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। और अभी जो हाल ही में हुआ है वो हुआ है आपके 19वां शिखर सम्मेलन। तो 19वां हुआ है आपके कहाँ पे? 19वां हुआ है आपके कंपाला युगांडा में। तो ध्यान रखना कि पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था आपके बेलग्रेड में। यहीं से जो 1961 में है शुरुआत मानी जाती है। सेकंड 18 हुआ है, 18वां सम्मेलन हुआ है आपके बाकू अजरबैजान में। ठीक है, और 19वां जो हुआ है अभी लेटेस्ट कंपाला, ये युगांडा की राजधानी। तो इसमें जो है शुरुआत कौन किन देशों ने की थी? अभी वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं। तो इसमें जो शुरुआत हुई थी, अभी भी वर्तमान में 120 है, लेकिन जो शुरुआत में कौन कौन थे? नेहरू, नासिर, देखो मैंने ऐसे याद किया हुआ इसको, नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो, है ना, सुकर्णो और नुक्रोमा। नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णा, नुक्रोमा, ऐसे याद किया हुआ कि नेहरू अपने इंडिया के प्रधानमंत्री, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति, टीटो हो गए आपके यूगोस्लाविया के, सुकर्णो आपके इंडोनेशिया के, और नुक्रमा आपके कहाँ के? घाना के। ठीक है, तो इस तरह से ये शुरुआत की गई थी। तो अभी यह ध्यान रखना है कि 19वां जो सम्मेलन है वो कंपाला में हुआ। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन, ये एक शिखर सम्मेलन है। एक जो है इसका जो तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है, दक्षिण शिखर सम्मेलन जिसे कहते हैं, यह भी आपके कंपाला, जहां पे आपके नाम का जो सम्मेलन आयोजित हुआ है, वहीं पे ही 21 से 23 जनवरी
21 से 23 जनवरी, मतलब नाम सम्मेलन आयोजित हुआ, उसके बाद ही ये G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है आपके कंपाला के अंदर, ये भी कहाँ हुआ है आपके कंपाला के अंदर, ठीक है। और इसकी जो थीम है इसकी जो थीम है वो थीम है किसी को पीछे न छोड़ना। क्या थीम है इसकी? थीम का क्या नाम है? किसी को पीछे ना छोड़ना। ये देखो, किसी को पीछे ना छोड़ना, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विकासशील देशों के लिए वैश्विक सुरक्षा जाल प्रदान करने में विफल रही है, और उन्होंने G77 देश और चीन से वैश्विक शासन सुधारने के लिए गति बढ़ाने का आग्रह किया है। और आपको मैं बता दूं कि G77 जो है चीन को अपना सदस्य देश मानता है, इसलिए G77 प्लस चीन ऐसे लिखा हुआ आता है। लेकिन हम बात करें तो चीन 1994 तक समूह में महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग देता था, लेकिन वर्तमान में चीन ऐसे बोलता है कि मैं इसका सदस्य नहीं हूं, ठीक है। तो ये इसमें बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि चीन तो अपने आप को नहीं मानता, लेकिन G77 वाले देश बोलते हैं कि नहीं, चीन भी इसका सदस्य है। देखो ये कोई जबरदस्ती वाली बात हो गई तो अपने आप में, है ना। आगे देखो, तो इसका जो शिखर सम्मेलन है, तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 2000 में हुआ था। कहाँ पे? सन 2000 में क्यूबा में। उसके बाद इसका कतर में आयोजित हुआ था दूसरा सम्मेलन। तीसरा जो है अभी लेटेस्ट 2024 में कंपाला के अंदर आयोजित हुआ। तो ये चीज को ध्यान में रखना आपको। आगे देखो, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई है, वो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। स्विट्जरलैंड में दावोस एक जगह, वहां पे विश्व इकोनॉमिक मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक जो है एनुअली मीटिंग आयोजित हुई है 15 से 19 जनवरी के अंदर। इसकी जो थीम है वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसके अंदर एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वेलिटी, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, मतलब इसमें स्त्री और पुरुष मतलब महिला और पुरुष में आर्थिक समानता की बात की गई है, इक्विटी में भी, और है ना। तो इसकी विश्व आर्थिक मंच और भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए भारत की स्थायी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के नेतृत्व में कोई जो है देश के अंदर, महिला के नेतृत्व के अंदर, तो भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री है जो इसका जो है क्या करते हैं, मजबूत कदम उठाते हैं इसकी तरफ। और ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, ये विश्व इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके अंदर ये प्रस्ताव रखा था। अच्छा, हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की, हम बात कर लेते हैं। तो ये आखिर है क्या? तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी, और ये कॉलोनी स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो है क्लॉस श्वाब, और राष्ट्रपति कौन है? बोर्गे बेंडे, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे देखो, भारत की विदेशी यात्रा का ईरानी दौरा, भारत की विदेश मंत्री का ईरान का दौरा हुआ है। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री, इन्होंने ईरान की 2 दिवस की यात्रा की है। इसके अंदर इन्होंने प्रमुख बातें की थी, एक तो गाजा की स्थिति पर चर्चा करी है, दूसरा जो समुद्री नौवहन मतलब जो समुद्री जहाजों पर या समुद्री नौसेना पर जो हमले होते हैं, जैसे लाल सागर में होती विद्रोही के हमले, संबंधित मुद्दे पर इनकी बातचीत हुई है। साथ ही साथ हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी ईरान में जो भारत जिस बंदरगाह को डेवलप कर रहा है वो है चाबार बंदरगाह, तो उसके अंदर जो है 10 साल का एक समझौता किया है, 10 साल की इसकी वैधता है, और इस बंदरगाह को और भी ज्यादा जो है अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखना कि भारत की जो ईरान की यात्रा है, भारत के कौन गए थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर। आगे देखो, भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव में भी यात्रा हुई है, और उसके साथ जो है बैठक हुई है विदेश मंत्री जो मालदीव के हैं। तो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में बात करी है, और बात में ये सामने आया है कि एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने कंपाला युगांडा में मालदीवीय समकक्ष मूसा जमीर के साथ बातचीत की है। कहाँ पे बात हुई है? कंपाला कहाँ पे? आपके युगांडा के अंदर। तो दोनों विदेश मंत्री वहां गए हुए थे, तो दोनों ने बैठ के बात करी है। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में, मतलब जनवरी के टाइम की बात है, और उसमें मालदीव में भारत विरोध के कारण इंडिया आउट अभियान चलाया गया था। आपको पता है कि जो वहां पर जो मोइजू हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू हैं, उन्होंने इंडिया आउट का जो अभियान चलाया था, और वहां पर भारत की जो सेना मौजूद है उनको कह दिया था कि आप
अपने देश जाइए, हमें जो है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद जो है मालदीव का जो काफ़ी विरोध भी हुआ था इंडिया के अंदर। तो क्योंकि देखो मालदीव जो है चीन की तरफ झुका हुआ है, जो म्यूजियू है वो चीन के ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, तो इसलिए भारत को जो है उन्होंने साइड आउट किया हुआ है। तो भारत और चीन को आपको पता है कि चीन तो भारत के हर काम में इंटरफेयर करता है, तो इस हिसाब से जो है म्यूजियू और भारत के और मालदीव के जो संबंध म्यूजियू की वजह से थोड़े से खराब हो गए थे। आगे देखो, चीन किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे, ये जो है एक ट्रैक बनाया जा रहा है जिसमें चीन किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान रेलवे का ये ट्रैक है। चीन की यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि में चीन किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान रेलवे के निर्माण की पहल की है। 454 किलोमीटर लंबा यह जो CKU और काशगर को ओश और आदिमजान से जोड़ेगा। आगे इसमें तुर्कमेनिस्तान और ईरान और तुर्की के माध्यम से यूरोपीय रेलवे नेटवर्क से इसको जोड़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखना, CKU क्या है? तो CKU है चीन किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे, ये ट्रैक है 454 किलोमीटर का। आगे देखो, भारत और नेपाल की हम बात करें तो भारत और नेपाल ने 7वीं बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसकी हम बात करें। बिजली निर्यात समझौता हुआ है एक, तो भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ? बिजली निर्यात समझौता। इस समझौते में क्या है कि भारत और नेपाल के मध्य, मतलब नेपाल आपको जो भारत को है 10 वर्ष तक 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। ठीक है, ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, नेपाल ने हाल ही में अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक दीर्घकालीन समझौता किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत सब कुछ देता, नेपाल भी देखो आपको बिजली दे रहा है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन करने की बात की गई है। इसमें 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया गया। 132 kV 132 kV की जो 3 क्रॉस बॉर्डर, मतलब एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर में जो है बिजली की लाइनें बिछाने का जो है समझौता हुआ है। नवीनीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग दिया गया है। मुनाल सैटेलाइट के बीच सेवा समझौता हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना कि कुछ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। हम बात करें भारत और नेपाल के संबंध की, तो सांस्कृतिक संबंध है दोनों देशों के अंदर। दोनों देशों की क्या है कि सीमा है ना, जो भी सीमा है वो खुली हुई सीमा है, दोनों देशों के बीच में खुली हुई सीमा है, और दोनों के जो लोगों के सांस्कृतिक संबंध बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो रोटी बेटी का संबंध बताते हैं भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, रोटी बेटी मतलब शादी ब्याह हो जाते हैं भारत और नेपाल के लोगों के अंदर। आगे देखो, भारतीय दूतावास में ने लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के साथ दिसंबर 2023 में लुम्बिनी में प्रथम भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। यह इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम भारत और नेपाल के बीच में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, नेपाल के अंदर जो लुम्बिनी है वहां पर ये समझो इसका महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखो, भारत और नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950। ठीक, आर्थिक सहयोग की हम बात करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। नेपाल के वस्तु व्यापार का लगभग 2/3 और सेवाओं के व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा भारत का योगदान उसके अंदर है। रक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो रक्षा के अंदर भी भारत जो है सैन्य उपकरणों सहित प्रशिक्षण वगैरह जो है नेपाल की सेना को दे रहा है और आधुनिकीकरण इनके हेतु कर रहा है। उसके बाद हम बात करें, सूर्य किरण एक युद्धाभ्यास है जो कि दोनों देशों की संयुक्त सेनाओं के बीच में अभ्यास किया जाता है। युद्धाभ्यास है ये सूर्य किरण, तो भारत और नेपाल के बीच में ये युद्धाभ्यास किया जाता है और ये रोटेशनल आधार पर होता है। अभी हाल ही में 2023 के अंदर पिथौरागढ़ है उत्तराखंड में एक जगह, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और जो है आने वाले टाइम में, मतलब जो नेक्स्ट जो युद्धाभ्यास होगा सूर्य किरण, ये आपके नेपाल में होगा, मतलब रोटेशनल, कभी यहाँ पर और कभी वहां पर, इस तरह से। जल बंटवारा सहयोग की हम बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में कोसी नदी पर समझौता हो रखा है, गंडक नदी पर समझौता हो रखा है, और दोनों के संसाधन क्षेत्रों में, दोनों ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और नेपाल का जो है सहयोग आपस में जो है प्रगतिशील रहा है। दोनों देशों द्वारा नदी के जल को उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक और समझौता हुआ था 1996 में महाकाली सिंधु नदी पर। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदी हो गई। एक तो हो गई आपके कोसी नदी, भारत और नेपाल के बीच में समझौता हो रखा। एक है गंडक नदी, और कौन सी नदी है? एक है आपके महाकाली नदी। तो ध्यान रखना, महाकाली नदी।
तो इन तीनों नदियों के ऊपर जो है भारत और नेपाल के बीच में क्या हो रखा है, समझौता हो रखा है। ठीक है, भारत नेपाल संबंधों की प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो चुनौतियां ये है कि नेपाल, जो पश्चिमी नेपाल में काला पानी, लिपियाथुरा में और लिपू लेक में जो है सीमा विवाद चल रहा है। साथ ही साथ नेपाल के सुस्ता क्षेत्र में भी सीमा विवाद चल रहा है। अब ये सीमा विवाद वैसे पहले से ही था, लेकिन फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये सीमा विवाद, क्योंकि आपस में बैठ के सुलझाने वाला था। लेकिन चीन ने क्या है, आजकल नेपाल के अंदर इंटरफेयर कर दिया है, और इंटरफेयर करने के बाद जो है ये सीमा विवाद अपने आप में जो है बढ़ता जा रहा है, जिसको जो है आने वाले समय में हो सकता है भारत की सरकार और नेपाल की सरकार बैठ के हल करे। तो ध्यान रखना कौन सा है, काला पानी, लिपियाथुरा और लिपुलेख, और दूसरा कौन सा है, सुस्ता क्षेत्र में जो सीमा विवाद है। अभी हाल ही में एक घटना सामने आई थी कि भारतीय नौसेना के कमांडो ने हाल ही में सोमालिया के बड़े तट पर एक बड़े वाहक एमवी लीला नॉरफॉक, ये इंपॉर्टेंट है, इस जहाज का नाम ध्यान रखना, एमवी लीला नॉरफॉक को हाईजैक करने के प्रयास को विफल कर दिया है। आपको पता है कि अरब सागर के अंदर जो सोमालिया के जो लुटेरे हैं वो हाईजैक का काम करते हैं जहाजों का। अभी पाकिस्तान का जहाज, बांग्लादेश का जहाज भी हाईजैक कर लिया था, तो भारत ने ही उनको बचाया था। इसी तरह से भारतीय नौसेना कमांडो ने एमवी लीला नॉरफॉक को हाईजैक होने से बचा लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नौसेना के समुद्री कमांडो मार्कोस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब ये मार्कोस क्या भला है? मार्कोस देखो मरीन कमांडो होते हैं। क्या होते हैं? मरीन कमांडो होते हैं। इनका आधिकारिक नाम है मरीन कमांडो फोर्स, MCF। ठीक है, इसके बारे में हम बताएं कि भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई होती है ये, जो विशेष अभियानों के संचालन के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे विशेष अभियान हो गए जो जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में ऐसे काम आ जाए, जैसे अभी सोमालिया में जो हाईजैक किया जा रहा था इस जहाज को, तो ऐसे विशेष अभियान हो गए। इसकी जो स्थापना है मरीन कमांडो की फरवरी 1987 में हुई थी। मार्कोस किसी भी प्रकार के मिशन जो समुद्र में, हवा में, जमीन पर, मतलब जल, थल और वायु तीनों जगह पर इंपॉर्टेंट जो मिशन होते हैं वहां पर ये लड़ाई करने में या वहां पर जो है किसी भी मिशन को अंजाम देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवीनतम ऑपरेशन की हम बात करें कि अभी हाल ही में सबसे जो नया ऑपरेशन किया गया है इनके द्वारा, वो कौन सा है? इन्होंने क्या है, झेलम नदी और वुलर झील के माध्यम, जो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी और वुलर झील के माध्यम से जम्मू कश्मीर और कश्मीर में विशेष समुद्री ऑपरेशन किए हैं। नवीनतम ऑपरेशन उसके अंदर ये है। ठीक है, ये विदेशों में हुई मौत के बाद दवा निर्माण में एक नए मानक अधिसूचित किए गए हैं, जिसका नाम है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP। ठीक है, तो मतलब दवाइयों की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए ये GMP की प्रैक्टिस लेके आई है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है GMP क्या चीज है। तो ये ध्यान रखना, दवाइयों के संबंधित है ना। आगे देखो, अमेरिकी चुनावों में अभी कॉकस प्रणाली का जो है, अमेरिकी चुनाव में कॉकस प्रणाली लाई गई है। हर 4 साल में आयोवा में अमेरिकी क्षेत्र में, अभी कॉकस प्रणाली क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर 4 साल में आयोवा के अंदर व्हाइट हाउस के लिए चुनावी वर्ष में सुर्खियों में रहता है। 1970 के दशक से राज्य के कॉकस का आयोजन किया जाता है। राज्य ने कॉकस का आयोजन किया, 1977 से चला आ रहा है। तो हर 4 साल में ये जो चुनाव होते हैं तब ये आयोजन होता है। ये प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक होती है, जिसके द्वारा रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। ठीक है भाई साहब, चयन करते हैं। तो एक कॉकस प्रणाली क्या होती है? तो देखो क्या होता है कि ये एक तरह से चुनाव के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं उनके उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कुछ अमेरिकी राज्यों में इस्तेमाल की जाने वाली एक अनूठी विधि है। क्या है? एक अनूठी विधि है। पारंपरिक प्राथमिक चुनाव की तरह गुप्त मतदान करने के बजाय कॉकस प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा होते हैं और सार्वजनिक रूप से किसी भी विशेष उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन करते हैं। तो ये होती है कॉकस प्रणाली। मतलब गुप्त मतदान नहीं करते, गुप्त मतदान की जगह क्या करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर जो है चुनाव कर लेते हैं सार्वजनिक रूप से। तो इस तरह से कॉकस प्रणाली अभी हाल ही के अमेरिका के चुनाव में चर्चित रही थी। तो अब आगे देखो, राष्ट्रीय परिदृश्य में हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा हो गया। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखो अभी क्या किया है, हाल ही में बहुआयामी नीति आयोग ने क्या किया है, बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र जारी किया है। मतलब नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र जारी किया है जिसमें वर्ष 2005 और 6 में जो भारत में बहुआयामी गरीबी, इसका जो शीर्षक रखा है, नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र जारी किया है और उसका जो चर्चा पत्र का जो शीर्षक है वो क्या है, वर्ष 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी। ठीक है, इसमें प्रमुख बातें क्या हैं? इसमें प्रमुख बातें यह है कि बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से गिरकर 2022-23 में 11.8% हो गई है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर गरीब के रूप में वर्गीकृत लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की हम बात करें तो यह गरीबी का आकलन केवल आय के स्तर पर न करके समग्र तरीके से मापने का प्रयास करते हैं। मतलब गरीबी का सूचकांक, ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसको मापने के लिए केवल इनकम ही नहीं देखी जाती कि आपके पास आय कितनी है, इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे इसमें मैं बताऊं आपको 12 मानक है। 12 मानक कौन कौन से मैं भी आपको बताऊंगा कि उसके आधार पर भी देखा जाता है कि ये गरीब है, मतलब शिक्षा अच्छी मिल रही है कि स्वास्थ्य अच्छा है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। देखो हम आगे देखें तो MPI की वैश्विक कार्य प्रणाली अलकीरे और फोस्टर पद्धति पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 12 संकेतों का उपयोग कर नापी जाती है। 12 संकेत, जिसमें से 3 तो कौन से हैं, स्वास्थ्य के, 2 शिक्षा के हैं और 7 जीवन स्तर संकेतक के हैं। तो 3 स्वास्थ्य के कौन से हो गए, पोषण, बाल और किशोर मृत्यु, मातृ स्वास्थ्य है ना, और 2 शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष और उपस्थिति स्कूल के अंदर कितनी है उसके ऊपर काउंट होते हैं। 7 जीवन स्तर के, खाना पकाने का ईंधन कौन सा लेते हो, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाता। तो इस तरह से जो है गरीबी सूचकांक के अंदर ये 12 संकेतक होते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले जो थी 2013-14 में 29.17% गरीबी थी भारत के अंदर, लेकिन 22-23 में जो घटकर कितनी हो गई है, 11.8% गरीबी रह गई है। ठीक है, नीति आयोग ने ये जो है चर्चा पत्र जारी किया था। और नीति आयोग की हम बात कर लें तो नीति आयोग का पूरा नाम NITI, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, भारत सरकार ने सीड्स सार्वजनिक थिंक टैंक है ये, भारत सरकार का क्या है, सीड्स सबसे ऊपर का सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। ये आर्थिक विकास को गति देने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की एक नोडल एजेंसी है। इसका जो गठन है हमारे प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2015 को किया था और ये योजना आयोग की जगह आया था, आपको पता होगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन के बेरी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन है, BR सुब्रमण्यम। कौन है, BR सुब्रमण्यम, ये ध्यान में रखना। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी BR सुब्रमण्यम। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत के नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और CEO कौन थे। ये प्रथम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो आपको पता प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो मैंने आपको बता दिया। प्रथम उपाध्यक्ष और CEO कौन थे प्रथम। ठीक है, कमेंट में मुझे जरूर बताना इसके बारे में। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना। अभी जनवरी में क्या हुआ, भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 का मसौदा तैयार कर दिया गया है। विधेयक तैयार कर दिया गया था, राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा ये तैयार किया गया है। ये जो विधेयक है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का स्थान लेने के लिए किया गया। मतलब 1899 के स्टाम्प को जो है उसमें चेंज करके, उस जो अधिनियम में चेंज करके अभी भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 जो है लागू करने का जो है प्लान बनाया गया है। अनुच्छेद 268 के तहत स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है एवं संबंधित राज्यों द्वारा विनियोजित किया जाता है। ये संवैधानिक है, अनुच्छेद 268 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कौन वसूलेगा, कौन रखेगा। तो वसूलने का कार्य किसका है, वसूली कौन करता है, राज्य सरकार। कौन करता है, राज्य सरकार। लेकिन इसको जो है ये होता किसके लिए है, लगाता कौन है, लगाया जाता है। कौन लगाता है, केंद्र सरकार। अब ये स्टाम्प शुल्क क्या होता है, स्टाम्प शुल्क मतलब हो गया आपके स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी नाम सुना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मकानों की रजिस्ट्री होती है, कोई प्लॉट खरीदता है तो रजिस्ट्रार, उपपंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रार होता है, वो रजिस्ट्री करता है ना। तो जो रजिस्ट्री होती है ना,
तो रजिस्ट्री जो की जाती है तो उसके लिए एक स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है। तो राज्य सरकार के जो कार्यालय आते हैं, मतलब राज्य सरकार उन्हें एकत्रित कर रहा है, और जो है राज्य सरकार एकत्रित करके कहाँ भेज देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जाता है इस तरह से। ठीक है, आगे देखो, आगे ये है कि इसमें केंद्र ने अनुसूचित जाति समुदायों के हितों की रक्षा के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, और ये कमेटी जो है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी है, जिसमें गृह मंत्रालय के सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव इसमें जो है सदस्य हैं। और ये समिति जो है अनुसूचित जाति के सबसे वंचित समुदाय जैसे मडिगा, और आज जैसे अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के अंदर सबसे जो वंचित समुदाय हैं उनके लिए उनके लाभों का उचित आवंटन करने का सुनिश्चित प्रयास करेगी, जिसमें एक मडिगा समुदाय है। मडिगा समुदाय कौन सा है? दक्षिणी भारत की एक तेलुगु जाति है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में ये रहते हैं मडिगा। उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इन ऐसे वंचित समुदाय जो ऐसी कैटेगरी के हैं उसके अंदर जो है उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनका जो है संसाधनों का आवंटन करने के लिए जो है कमेटी गठित की गई थी। ध्यान रखना, मडिगा कहाँ की जनजाति है, कहाँ की जाति है। भारत और म्यांमार के बीच में अब क्या होगी? फेंसिंग होगी। भारत और म्यांमार के बीच में जो अभी क्या है कि फेंसिंग नहीं हो रखी है, जो है सीमा जो है खुली हुई है। जैसे भारत और नेपाल के बीच में मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए, जैसे भारत और नेपाल के बीच में मुक्त आवाजाही है ना, वहां पे जो है बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं हो रखी है। इस तरह से भारत और नेपाल के बीच, भारत और म्यांमार के बीच में भी फेंसिंग नहीं हो रखी है। अब ये फेंसिंग की जाएगी, क्यों? क्योंकि लोगों की मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए वर्तमान में खुली हुई भारत म्यांमार की जो सीमा है उसकी लंबाई में फेंसिंग होगी। और ये भारत और म्यांमार की सीमा की हम बात कर लें तो 1643 किलोमीटर की इसकी जो लंबी सीमा है, जो 4 राज्यों से लगते हैं भारत के, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये देखो नक्शे में हम देखते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपका मिजोरम हो गया, ये यहाँ पे आपके मणिपुर हो गया, ये आपके नागालैंड हो गया और ये आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये 4 राज्यों से लगती हुई म्यांमार की सीमा है। और इसका जो विस्तार है उत्तर में चीन के साथ त्रिकोणीय बिंदु, तो चीन के साथ त्रिकोणीय बिंदु ये हो गया, और नीचे तक बांग्लादेश के साथ त्रिकोणीय बिंदु तक ये विस्तारित है। इसकी जो इस सीमा की जो सुरक्षा का काम दिया गया है वो असम राइफल्स को दिया गया है। किसको दिया गया है? असम राइफल्स को। आखिर क्या कारण रहे हैं कि इनको वो जो फेंसिंग कराने की अब आवश्यकता पड़ गई, पहले नहीं थी? तो देखो, देश में जो अवैध अप्रवासी हैं, मतलब म्यांमार की ओर से भारत के अंदर जो है अनेक जो है प्रवासी लोग, अप्रवासी लोग जो है आ जाते हैं। और ये जो यहाँ पर क्या है, ड्रग्स और सोने की तस्करी भी होती है यहाँ पर फेंसिंग नहीं होने के कारण। साथ ही साथ कुछ जो लोग हैं वो मणिपुर के अंदर या मिजोरम या इन जो राज्य हैं वहां पर जो है विद्रोह कर लेते हैं, और विद्रोह करके बचने के लिए म्यांमार भाग जाते हैं। तो आवाजाही का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या है कि ये फेंसिंग लगाई जाएगी, है ना। अमित शाह ने ये बोल दिया है कि जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह, उन्होंने कह दिया है कि ये जो है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा पर फेंसिंग लगाई जाएगी। ठीक है, और आगे देखो, आगे पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना क्या है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है, जिसमें 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर प्रणाली स्थापित करने की बात की गई है। मतलब रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने के लिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्योदय योजना लाई गई है ना, कि इसमें देश में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को नया प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्य रूप से व्यक्तिगत घरों हेतु जो सौर योजनाओं से लाभ से वंचित हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आवासीय क्षेत्र वर्तमान में कुल छत और सौर क्षमता की क्षमता का केवल 20% हिस्सा है। ठीक है, भारत का वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की उसकी स्थापित क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन पर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब 2030 तक जो है 50% गैर जीवाश्म ईंधन, मतलब कोयले के अलावा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने की बात की गई। 50% तो जो है आपके नवीनीकरण ऊर्जा का होना चाहिए। अभी भारत की हिस्सेदारी 43% तक हो चुकी है,
है ना, क्योंकि 30% योगदान के साथ ये हिस्सेदारी 43% हो चुकी है, 7% बच रही है, तो जो 2030 तक आसानी से हो जाएगी। और इसके लिए जो सूर्योदय योजना है, जो सभी घरों पर रूफटॉप पर जो सोलर पैनल लग जाएंगे, तो 7% क्या मैं बोल रहा हूँ, ये 60% हो जाएगी, 60% हो जाएगी। ये 50% का जो टारगेट है ये अचीव होकर 60% हो जाएगा, अगर ये जो सभी लोगों ने घरों पर सोलर पैनल लगा दिए तो। ठीक है। और राजस्थान का तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक जो है दशाएं हैं कि आपके सौर ऊर्जा के लिए। ठीक है। कौशल भवन है। कौशल भवन क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की जो राष्ट्रपति हैं, माननीय राष्ट्रपति, इन्होंने 24 जनवरी 2024 को एक भवन का उद्घाटन किया है, उसका नाम है कौशल भवन। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई इमारत है, बस आपको ये ध्यान रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनुअल मैक्रोन का भारत का दौरा हुआ है, 2 दिवस के लिए भारत आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति, और इन्होंने जो है ये भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि भी रहे हैं, आपको पता है। तो 25 जनवरी को भारत के अंदर राजस्थान में विजयपुर शहर के अंदर आमेर का किला, जंतर मंतर, हवा महल में अपनी यात्रा की शुरुआत की है। और ये भारत से के जो 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि भी रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और भारत और फ्रांस के बीच में 25वीं वर्षगांठ है रणनीतिक साझेदार होने की। तो आपको पता है कि भारत और फ्रांस के बीच में 25 साल से बहुत ही शानदार संबंध रहे हैं, विदेशी संबंध, रणनीतिक साझेदारी रही है। ये 25वीं वर्षगांठ थी। पहली जो हम बात करें तो जनवरी 1998 में फ्रांस के जो राष्ट्रपति है जैक्स शिराक, 1998 में जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे जैक्स शिराक, वो भारत आए थे, तब से ये जो है शुरुआत हुई थी। और भारत और फ्रांस के बीच में इस साल 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार के रूप में घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस के बीच में नवाचार घोषित किया गया है। ठीक है। और युवा पेशेवर योजना की भी घोषणा की गई है, 18 से 35 वर्ष की आयु लोगों के लिए युवा पेशेवर योजना घोषणा की गई है। साथ ही साथ जेतापुर संयंत्र है, आपको पता है जेतापुर संयंत्र कहाँ है, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जेतापुर संयंत्र है परमाणु ऊर्जा का, इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का जो है गठन किया जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करूं कि गाजा को सहायता प्रवाह के लिए मानवीय युद्ध विराम का आह्वान की घोषणा करी है। तो ये ध्यान रखना कि पहली बात तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, एमिनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो राजस्थान में जयपुर आए थे, एक दिन इन्होंने जयपुर में जो है रोड शो किया था। ठीक है। और आपको पता होगा चाय की टपरी पे बैठ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों ने चाय पी थी और ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट किया था। भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, तो ये एयरबस और टाटा समूह S125 सिविल हेलीकॉप्टर, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले हेलीकॉप्टर के उत्पादन करने के लिए भारत में हेलीकॉप्टरों की एक फाइनल असेंबली लाइन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो ये ध्यान रखना, अभी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन किया गया है कि भारत में हिम तेंदुए कितने। ठीक है। हिम तेंदुए मतलब जो बर्फ के अंदर जो तेंदुए हैं उनको हिम तेंदुओं की जो है कैटेगरी में रखा गया है। और जो इनकी जो अब तक का ये पहला मूल्यांकन है, भारत की जो द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया द्वारा जो है ये मूल्यांकन किया गया है। इसकी समयावधि है 2019 से 23 के बीच में इसकी समयावधि है, और जिसमें लगभग 718 हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया है, जिसमें सबसे अधिक कहाँ है, लद्दाख के अंदर 477। इसके अलावा फिर हम बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा लद्दाख के अंदर है, 718 हिम तेंदुओं का अनुमान रखा गया है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, लद्दाख के अंदर 477। तो 718 टोटल है, 477 लद्दाख के अंदर। हिम तेंदुए की हम बात करें तो हिम तेंदुआ क्या है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनीसिया, इसको औंस भी कहा जाता है। इसको जो है IUCN की रेड लिस्ट में अति संवेदनशील के रूप में विकसित किया है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली डेंजर बोल सकते हैं, अति संवेदनशील। तो IUCN की एक रेड लिस्ट होती है, उसके अंदर रखा गया है इस,
और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में रखा गया है, इसका मतलब है कि ये लुप्त होती हुई प्रजाति है जिसका संरक्षण बहुत आवश्यक है, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, आपको पता है सिद्धू मूसेवाले की हत्या करी थी, और इसको जो है मास्टरमाइंड था सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने में, तो इसको जो है क्या मास्टरमाइंड को गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो गैंगस्टर था गोल्डी बराड़, सिद्धू मूसेवाले की इसने हत्या करी थी, मास्टरमाइंड था, तो इसको जो है आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो वर्ष 2019 में संशोधन किया गया था यूएपीए वाले जो कानून है उसके अंदर, इसके तहत केंद्र न केवल संगठनों को बल्कि व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकता है। आतंकवादी संगठन सुने होंगे आपने, है ना, तो अब व्यक्ति को भी, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकता है। तो आतंकवाद या आतंकवादी की परिभाषा इस एक्ट में नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि यूएपीए आतंकवादी गतिविधि को भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए भारत में या विदेश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने की संभावना से किए गए कोई भी कार्य को परिभाषित करता है। तो यह अधिनियम में लिखा हुआ है। इसके अंदर देखो मैं बताऊं कि इसमें केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी नामित करने का अधिकार दिया गया है यदि वे आतंकी गतिविधि करते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, प्रचार करते हैं या उसमें शामिल पाए जाते हैं, तो केंद्र सरकार जो है उन्हें आतंकवादी घोषित कर सकती है। मतलब पहले क्या होता था कि पहले कोई समूह को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किया जा सकता था कि आप आतंकवादी हो, है ना। तो अब क्या है कि अब घोषित किया जा सकता है 2019 में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार। इसके आतंकवादी घोषित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो केंद्र सरकार क्या है एक गजट नोटिफिकेशन निकालती है, गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित कर सकती है और उसका यूएपीए की 4th अनुसूची में नाम जोड़ देती है। सरकार जो है किसी व्यक्ति की बिना सुनवाई करे भी ये काम कर सकती है, और है ना, तो ध्यान रखना बिना सुनवाई के भी, ऐसे नहीं उसको पहले सुनने का मौका मिलेगा और उसको फिर आतंकवादी घोषित करेंगे कि वो सही पाया जाता है नहीं पाया जाता। बात इतनी सी है कि केवल सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति जो है आतंकवादी या आतंकी घटनाओं में अंजाम दे रहा है या आतंक के अंदर आतंकी उद्देश्य से किसी घटना को अंजाम दे रहा है, तो उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है। आतंकवादी और आतंकवाद में आरोपियों के बीच में अंतर क्या है? आतंकवादी और आतंकवाद, देखो वर्तमान में जिस व्यक्ति को आतंकी हमले का दोषी ठहराया जाता है तो उसे कानूनी रूप से आतंकवादी कहा जाता है, जबकि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले व्यक्ति को आतंकवाद का आरोपी कहा जाता है। तो आतंकवादी और आतंकवाद के आरोपी में डिफरेंस क्या है कि एक तो कोई व्यक्ति आतंकी हमले में दोषी ठहरा दिया तो वो तो आतंकवादी कहला दिया, लेकिन कोई व्यक्ति जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले व्यक्ति को आतंकवाद का आरोपी कहा जाता है। वीवीपैट आपको पता है अभी काफी जो है चर्चा में रही थी चुनाव से पहले कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका जो नाम रखा गया है। जब भी कोई वोट डालता है, जब भी आपने वोट डाले होंगे तो आपने देखा होगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक मशीन रखी रहती है, जो भी आप बटन दबाते हैं कि आपने कोई बटन दबाया कमल का तो उसमें कमल की पर्ची निकल के आ जाती है, आपको दिखती है 7 सेकंड के लिए। और आपने अगर फूल का जो आपने कांग्रेस का बटन दबाया है, हाथ का बटन दबाया है, तो आपने जिसको भी वोट दिया है तो उससे संबंधित जो है प्रिंट होके आ जाती है। तो ये एक तरह से ये लग जाता है हमें पता कि हमारा वोट जो है हमने जहां डाला है वहीं पे गया है। तो ये वीवीपैट है, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल नेम है, और ये बैलेट यूनिट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चुनावों में पारदर्शिता को लेकर ये जो है इसकी जो है इसको लाया गया था। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। चुनाव आयोग ने ईवीएम और मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरुआत की थी। इसका अंतिम अनुमोदन जो हुआ था 2013 में हुआ था, और पहला प्रैक्टिकल इसका उपयोग चुनाव में लाया गया था वो था 2013 में नागालैंड में एक विधानसभा चुनाव हुआ था, नोक्सेन विधानसभा का, वहां पर ये जो है पहली बार उपयोग लाया गया था। और अब वर्तमान में पूरे देश के अंदर जो है वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, तो थोड़ा सा आपको जानकारी होना जरूरी है। पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान को आसान बनाने के लिए पृथ्वी पहल शुरू की गई है। इसमें जो है यह 5 अलग अलग उपयोजनाओं के लिए आवंटित धन का उपयोग करने की सुविधा देगी। अब ये पृथ्वी
विज्ञान योजना में यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना है। इसका कार्यान्वयन 2021 से 26 तक किया जाएगा और इसके अंदर जो है पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों का रिकॉर्ड करेंगे, मौसम, महासागर, जलवायु खतरों को समझने और पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे, नई घटनाओं और संसाधनों की खोज करेंगे, सामाजिक अनुप्रयोग के लिए समुद्री संसाधनों की खोज करेंगे और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का जो है उनको आर्थिक लाभ में बदलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतना है। अब आगे जो है आर्थिक परिदृश्य है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमने जो अंतर्राष्ट्रीय और भारत राष्ट्रीय जो परिदृश्य है वो देख लिया है, तो हमारा आज का करंट अफेयर को यहीं पे विराम देते हैं। तो जनवरी का करंट अफेयर की पहली क्लास थी और उसके बाद जो है हमारी सेकंड क्लास आएगी। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सूचना पहुँच जाए और आप जो है आराम से जो है क्लास को देख सकते हैं। तो आपने कंटेंट देखा हो, कंटेंट हमारा इस तरह का रहने वाला है कि हम करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में अन्य जो है नॉलेज जो हमें मिल रही है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम साथ साथ देखते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हमारी जनवरी की करंट अफेयर को आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।